जब हम नॉन स्क्वायर फ्रेम की बात करेंगे तो भी हमारे एनालिसिस सेम रहेगी एज वी डिड इन कंटिन्यूस बीम, ठीक है। सो यहाँ क्या डिफरेंसेस आएंगे, यहाँ पर भी वही सेम वर्क करना होगा। फर्स्ट वर्क वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी। क्या होगी इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी? सो डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कौन सी? काइनेमेटिक। काइनेमेटिक डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी की बात करूँ, सो दैट इज 2। कौन कौन सी? एक थीटा बी, थीटा थीटा बी एंड थीटा सी। बाकी सब हमारे लिए नोन है। सो सबसे पहले डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करेंगे इन स्टिफनेस मेथड। देयर आर टू, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, वे थीटा बी एज वेल एज थीटा सी, ठीक। फर्स्ट वर्क ये कर लिया। जब आपको ये क्लियर हो गया कि डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या है तो रिडंडेंट चूज करें। तो रिडंडेंट क्या होंगे? जो आपके पास रिडंडेंट क्या होंगे? रिडंडेंट क्या होंगे? एक तो स्लोप एट यानी रोटेशन एट बी एंड रोटेशन एट सी, या फिर थीटा बी थीटा सी, ये दो रिडंडेंट हो गए। सो मैं फिर लिख देता हूँ थीटा थीटा बी एंड थीटा सी, ठीक। रिडंडेंट हमने चूज कर ली। जितनी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी उतने ही रिडंडेंट हम लेके चलेंगे, थीटा बी एंड थीटा सी। यानी जब हम इन दोनों पर रिडंडेंट लेके चलेंगे तो ये दोनों सपोर्ट्स हमारे फिक्स हो जाएंगे, थीटा बी एंड थीटा सी। अगर ये दो हर चीज़ें हटा दूँ मैं तो ये फिक्स सपोर्ट्स है। अगर ठीक है तो ये फिक्स कर दिया हमने। नेक्स्ट में थर्ड वर्क क्या रहेगा हमारे पास? थीटा बी थीटा सी। देन हम पी एल मैट्रिक्स फाइंड आउट करें। पी एल मैट्रिक्स या फिर पी वन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लो। ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे कुछ है तो पी वन इज इक्वल टू 0 एज वेल एज पी टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे कोई यानी यहाँ कोई मूवमेंट है नहीं है, नहीं है तो दैट इज 0, ठीक। थर्ड पी एल मैट्रिक्स। पी एल मैट्रिक्स में क्या होगा? पी एल मैट्रिक्स एंड पी एल में आपको दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, यानी बी पर मूवमेंट एंड सी पर मूवमेंट, ठीक है। तो बी पर मूवमेंट कितना होगा? पी एल मैट्रिक्स में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? पी एल वन, सो दैट इज इक्वल टू बी पर मूवमेंट जो आ रहा है। बी पर कितना मूवमेंट आएगा? एक तो इसकी वजह से फिक्स एंड मूवमेंट आएगा 100, यानी मूवमेंट कौन सा? फिक्स मूवमेंट अबाउट बी ए प्लस फिक्स मूवमेंट अबाउट बी सी प्लस फिक्स मूवमेंट अबाउट बी डी, ठीक है। ये पॉइंट डी है। सो ये पी एल वन मैट्रिक्स हो गया मेरे पास। पी एल टू यानी लोड की वजह से सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये मेंशन कर देते हैं तो बेटर रहेगा, है ना, आप लोगों को समझने के लिए। दिस इज 1 एंड दिस वन इज यहाँ मेंशन कर 2, ठीक। सो पी वन पी टू हो गया हमारे पास। पी एल टू पी एल टू पी एल टू दैट इज इक्वल टू फिक्स एंड मोमेंट ऑफ सी बी
ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी। देखो पॉइंट लोड यहाँ लग रहा है तो क्या होगा WL/8, ठीक है। ये UDL है तो WL²/12। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर कोई लोड नहीं है, अगर लोड होता तो यू हैव टू कंसिडर दैट लोड, है ना, उसकी वजह से मूवमेंट जनरेट हो, फिक्स एंड मूवमेंट जनरेट हो, बट देयर इज नो लोड, सो यहाँ पर कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होंगे, है ना। सो आपको उसे अवॉइड करना पड़ेगा। सो दैट इज BD इज 0, BA BC आप वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, जैसे इसने किया। BA कितना होगा 100 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर बाय, यानी सेंटर पे नहीं है तो क्या होगा WAB²/L², AB²/L² माइनस 30 इंटू 3 स्क्वायर over 12, WL²/12, and the direction of this movement about BC is एंटी क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव आपने साइन ले लिया। इनको सोल्व करोगे तो द वैल्यू इज 25.5, चेक कर लो एक बार सोल्व करके। Then P2L about fixed moment about CB, so that is WL²/12 and the direction is clockwise direction, so that is 22.5। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है देख लो एक बार। स्टिफनेस मेथड का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि इसमें आप जो सोल कर रहे हो टू फॉर कंटिन्यूस बीम एंड फॉर अ नॉन फ्रेम, वो सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो P2L इज इक्वल टू फिक्स्ड मूवमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, यानी PL मैट्रिक्स मेरी होगी, P मैट्रिक्स होगी, PL मैट्रिक्स होगी। नाउ अब K मैट्रिक्स की बात। K मैट्रिक्स देख लेना, इसमें जो भी डाउट लगे K मैट्रिक्स तो पूछ लेना ना। K मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, K मैट्रिक्स बनाना हम सबको आना चाहिए। क्या करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे यूनिट रोटेशन देना है और दोनों कोऑर्डिनेट पे फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं, फिर सेकंड पे यूनिट रोटेशन देना है और फिर दोनों फोर्सेस, दोनों ऑर्डिनेट्स पे आपको फोर्सेस फाइंड आउट। तो अगर मैं बी को यूनिट रोटेट करूँगा तो इस चीज़ को समझो, अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ बी को, बी जॉइंट को, तो क्या होगा, ये बीम भी रोटेट होगी, ये बीम भी रोटेट होगी और ये बीम, यानी दोनों बीम एज वेल एज कॉलम, तीनों चीज़ें रोटेट होगी, ठीक है। सो के मैट्रिक्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखो के मैट्रिक्स में फर्स्ट जॉइंट को पहले यूनिट रोटेट कर लें, फिर सेकंड जॉइंट की बात करें। तो फर्स्ट जॉइंट पे जब यूनिट रोटेशन दे रहा हूँ तो क्या होगा, ये बीम भी रोटेट होगा, ये भी रोटेट होगा, ये भी रोटेट होगा, एंड तीनों क्लॉकवाइज जाएंगे। ये फिगर आपको बनाने आने, समझ रहे हो। एग्जाम में आप जब ये फिगर बनाते हो तो फिर एग्जामिनर को लग जाता है कि हाँ यार बंदा कंसेप्चुअल चल रहा है, ठीक है। इस नोट्स में जो एक चीज़ मिसिंग है वो ये है कि यार यहाँ जो स्लोप है वो ये ले कंसिडर करके चलो। आप इस स्लोप को भी ज़ीरो कर, ये स्लोप फिक्स्ड है तो ये सारे स्लोप ज़ीरो कर देना, ठीक है, बाकी सही है, ये स्लोप ज़ीरो। और ये मेंशन कर देंगे हम दैट ये फोर्स जो भी असाइन कर रहे हैं दैट इज आवर के स्टिफनेस 1 यानी यूनिट रोटेशन 1 पे दे रहा हूँ और फोर्सेस भी 1 की बात करें, हम यूनिट रोटेशन 1 पे देने के कितना फोर्स लगा रहा हूँ दैट इज K1। सिमिलर वे में यहाँ पर जो ये रोटेशन आया उसे ज़ीरो करने के लिए जो फोर्सेस असाइन कर रहे हैं दैट इज K21। ये मेंशन कर देना तो आधी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अगर आप ये K12 K21 यहीं मेंशन कर दोगे तो फिर चीज़ें क्लियर हो। K21 K11 K2, तो ये फोर्स फाइंड आउट करना है, ये फोर्स फाइंड आउट करना है। ये फोर्स क्या होगा, एक बीम में आप यूनिट रोटेशन के लिए कितना फोर्स असाइन करते हो, तो दैट इज 4EI/L, ठीक है। K11 इज 4EI/L फॉर दैट बीम प्लस 4EI/L दिस बीम फॉर दैट फॉर 4EI/L फॉर BA, ठीक है। तीनों के लिए आपको 4EI/L करना होगा, बट आई की वैल्यू तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। सो एक जगह 2i है और बाकी में आई है, तो आप ये मेंशन करो 4EI/L 5 प्लस 4EI/3 4EI/3, द सम ऑफ द these three terms is 4.267 EI। चेक कर लो एक बार, ये आ रहा है नहीं आ रहा हम लोगों का, ठीक है।
आई होप ये आगे होगा सबका, जिसका नहीं है तो बता देना, ठीक है। आपको आई कंसिडर करना है, ये आई अगर हमने यूज़ नहीं किया वो जो गिवन है आपको तो वो गलत हो जाएगा। तो वहाँ चेक कर लेना किस में आई है किस में टू आई है ना। So 4.267 EI, that is K11. K21, that is 2 EI theta by L. L is 3, क्योंकि K21 क्या है, केवल इसी बीम का इफेक्ट, इस बीम पे जो रोटेशन आ रहा था यूनिट उसे जीरो करने के लिए फोर्स, so that is 2 EI by L, 0.67 EI। नेक्स्ट फिर हम करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट को यूनिट रोटेट कर लेते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को यूनिट रोटेट किया, दोनों फोर्सेस फाइंड आउट किया। सेकंड कोऑर्डिनेट को यूनिट रोटेट कर देते हैं और सारे फोर्सेस फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जब सेकंड कोऑर्डिनेट को यूनिट रोटेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास K22। जब सेकंड को यूनिट रोटेट कर रहे हैं तो ये दिस वन इज K22, और ये वंस अगेन फिर स्लोप जीरो ही कर देना आप लोग। स्लोप जीरो करने के लिए जो मूवमेंट असाइन कर रहे हैं दैट इज K12, ठीक है। 12 कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 12 इज़ ऑलवेज भी इक्वल टू 21, है ना, ये याद रखना। के आई जे ऑलवेज भी इक्वल टू के जे है, सो K12 इज़ ऑलवेज भी इक्वल टू K21, ये हमेशा होगा। देखो 0.67 ये निकाल लिया इसने। और सेकंड की बात करें K22 की वैल्यूज क्या आ रही है, दैट इज़ 4EI/L, 4EI/L 1.33। सो अब मैट्रिक्स आपको आना चाहिए, मैट्रिक्स लिखना है ना। मैट्रिक्स क्या होगा, अगर मैट्रिक्स की बात करूँ तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, K11, फिर सेकेंड एलिमेंट है K12, K21 एंड K22, ठीक है। सो ये फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा फर्स्ट पे आप फर्स्ट ऑर्डिनेट को रोटेट कर रहे हो तो ये दोनों फोर्स, सेकंड ऑर्डिनेट को रोटेट किया, सेकंड के दोनों फोर्सेस आगे, इन सिमिलर वे थर्ड फोर्थ, है ना। तो ये आपके पास के मैट्रिक्स आ जाएगी। के मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट थे, सबसे पहले लिख लिया करो के मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट्स आते हैं। सो आपने 4 एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए कि वैल्यूज़ क्या आ रही है, ये वैल्यूज़ मैट्रिक्स में पुट कर दो क्या, ठीक है। पी मैट्रिक्स हमने पहले निकाली थी, इसने बाद में निकाला। डेल्टा इज इक्वल टू के इनवर्स पी माइनस पी एल, के निकाल चुके, पी निकाल चुके, पी एल आप कैलकुलेट कर चुके, चारों पॉइंट्स पुट कर दो, है ना। चारों तीनों वैल्यूज़ को पुट करोगे तो थीटा बी थीटा सी यानी डेल्टा मैट्रिक्स मिल जाएगी, दैट इज़ -3.604 एंड -15.0 आवर ईयर। थीटा बी थीटा सी मिल गई। तो फिर हम फिक्स एंड मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। फिक्स एंड मूवमेंट ए बी इज इक्वल टू स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ ए बी प्लस 2EI/L 2 थीटा ए प्लस थीटा बी। ए बी आप कैलकुलेट कर लिया, फिर बी ए क्या होगा, फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ बी ए प्लस 2EI/L, बी ए है तो 2 थीटा बी थीटा ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, है ना, PDF पे तो चेंज नहीं होगा, आप लोग चेंज कर लेना। सो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए, सोल्यूशन सही कर रखा है इसने, यहाँ पर थीटा ए और थीटा 2 थीटा बी कर रखा है, बट यहाँ थोड़ा गलत है ना, तो ये वैल्यूज पुट करते टाइम इसने सही कर लिया। तो बी ए कितना जाएगा 42.23 एंड पॉजिटिव। बी सी कितना होगा, तो बी सी 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, वैल्यूज दोनों निकाल चुके, दोनों वैल्यूज पुट करी तो -37.37। बी डी कितना होगा, सो बी डी इज़ 2 थीटा बी प्लस थीटा डी, ये वैल्यूज पुट कर दोगे, है ना। बी डी में फिक्स एंड मूवमेंट जीरो है क्योंकि कोई लोड नहीं था, है ना। सो बी डी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। देन डी बी आ गया आपके पास। सी बी आप चाहो तो कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज दैट इज जीरो बिकॉज द सपोर्ट इट सी इज सिंपली सपोर्टेड, है। और सिंपली सपोर्ट पर मूवमेंट जीरो होता है अनटिल एंड अनलेस कि यार सपोर्ट मिड पर नहीं है। अगर मिड पर है तो फिर आपको उसकी उसमें मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर जो सपोर्ट आपके पास है दैट इज एट द एंड ऑफ द बीम, सो उस पर मूवमेंट जीरो होगा, ठीक है। ये चार पांचों वैल्यूज आपके यानी 5 के 6 वैल्यूज आपके पास है। ड्रॉ द बेंडिंग मूवमेंट आएगा, पहले तो यहाँ तक चेक कर लो, जिसको कोई डाउट है जस्ट आस्क मी, है ना।
जो भी डाउट लगे पूछ लो, किसी को ज़्यादा शर्म आए तो पर्सनली वो कर दिया करो, चैट बॉक्स में लिख दिया करो, है ना। नहीं अदरवाइज आप जो भी डाउट लगे वो पूछ लो, है ना। और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम पहले डाउट क्लियर करें, देन वी विल डिस्कस। ओके, सो किसी को कोई डाउट नहीं है, देन ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दैट। ठीक है, एक बार बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप लोगों ने जब हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन या स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड बेंड, दूसरा कौन सा था, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, जब स्टडी किया था तो आपने कई बार किया है, ठीक है। सो ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सर नीचे वाला कैसे बनाएंगे, माइनस का जो है? डीबी, डीबी यस सर डीबी। आप लोड आप कंसीडर कर लो, है ना, इमेजिनरी लोड कंसीडर कर लो, दैट इज जीरो, है ना। वो आउटवर्ड टू इनवर्ड लेके चलना। अगर मेरे पास इस ये बीम है लेट्स अज्यूम, है ना, और इस पे ये लोड लग रहा है, क्योंकि जनरली जो कॉलम पे लोड लगेगा वो आउटवर्ड टू इनवर्ड होता है बच्चों। तो इसमें नहीं दे रहेगा बट आगे होगा वो भी चीज़, है ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ फिक्स्ड मूवमेंट होगा, इस बीम को थोड़ा सा रोटेट करके देखोगे तो यहाँ एक फिक्स्ड मूवमेंट आएगा, किस डायरेक्शन में, एक सेकेंड, इसमें फिक्स्ड मूवमेंट आएगा आपका इस डायरेक्शन में, है ना। और यहाँ फिक्स्ड एंटी मूवमेंट, क्लॉकवाइज। हाँ, और यहाँ आएगा आपका क्लॉकवाइज। सो फर्स्ट पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड इज क्लॉकवाइज। अगर ये फर्स्ट यानी डी बी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ बिल्कुल है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप अपवर्ड बनाओगे, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो अपवर्ड बनता है, और ये क्लॉकवाइज है, डी बी बी डी, बी डी बी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इससे फिर डाउनवर्ड बना, समझ लो। एंड देन ज्वाइन कर देंगे लीनियरली, ये है, बट दैट इज नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव। सर हाँ बच्चों, सर ये वाला फिर से थोड़ा समझा दीजिए, ये वाला भूल गए हैं। ये वाला यस सर, ये जो बता रहे हैं। देखो बेटा, जब भी हमने एक चीज़ याद कर रखी है कि यार फिक्स बीम है, ये फिक्स बीम वाला कंसेप्ट है। फिक्स बीम है तो लोड जैसे असाइन करते हो तो क्या होता है, इसका कुछ डिफ्लेक्टेड शेप होगा, क्या डिफ्लेक्टेड शेप होगा, ये डिफ्लेक्टेड शेप होगा, है ना। एंड फिक्स बीम में क्या होता है, फिक्स बीम में एक मूवमेंट आता है जो इस स्लोप को जीरो करता है, एंड पर स्लोप को जीरो। एंड मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, देखो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये स्लोप को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ए पॉइंट पे यानी फर्स्ट पॉइंट पे आपका हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और सेकंड पॉइंट पे आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो इन स्लोप को जीरो करते हैं। फिक्स्ड बीम में जो फिक्स एंड होते हैं उनका यही वर्क रहता है, यानी जो रिएक्शंस आती है उसका काम ही ये रहता है कि यार यहाँ जो स्लोप आ रहा है उसे जीरो करें। तो जीरो करने के लिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए या क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, इसके लिए हमने डायग्राम ड्रॉ करके देखा था। इसके लिए हमने डायग्राम ड्रॉ करके देखा था कि यार हमारा डायग्राम था कि यार ये एंटी क्लॉकवाइज है, सो एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड बना रहे हैं, है ना, नेगेटिव की। फिर हम आ रहे हैं यहाँ तक कांस्टेंट चल रहा है, और फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो वापस जीरो हो जाता है, ठीक है। यानी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी अपवर्ड बनता है, ये क्लॉकवाइज है तो ये अपवर्ड बनता है, यानी डाउनवर्ड आता है बट बनता अपवर्ड लाइन से। तो ये हमारा होता है होगिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है, नेगेटिव, ये होगिंग मूवमेंट डायग्राम होता है। अब हम इसी कंसेप्ट को याद रखेंगे कि यार ये एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड बनता है, ये क्लॉकवाइज है तो भी अपवर्ड बनता है। ये यहाँ पे देखा हमने फर्स्ट पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज है ना। बीम को रोटेट करके देख लेना, अगर कभी तुम्हें एक कॉलम में दिक्कत आए तो कॉलम में क्या है, ये लोड लगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप होना चाहिए था कुछ इस टाइप का, यही होना चाहिए था डिफ्लेक्टेड शेप। और ये क्या करेगा, एंड मूवमेंट्स क्या करेंगे, स्लोप को जीरो करेंगे, मतलब ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था जब भी, तभी स्लोप जीरो होगा, और ये क्लॉकवाइज होगा तभी स्लोप जीरो होगा।
तो जब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड बनेगा, ये क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड बनेगा, है ना। बट यहाँ पर क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, बी डी डी सॉरी डी बी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये तो अपवर्ड ही बनेगा। बट बी डी आपका नेगेटिव है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि होना चाहिए था क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता तो अपवर्ड बनाता, बट एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या करूँगा, डाउनवर्ड बनाऊंगा। एंड डाउनवर्ड ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, तो बस फिर तो क्या लीनियरली ज्वाइन कर। और अपवर्ड जो बना रहे थे वो नेगेटिव था, तो डाउनवर्ड जो बनाऊंगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब तुम डायग्राम बना के देखो, ठीक है, खुद से बनाओगे तो फिर कॉन्फिडेंस होगा, और गलत बनाओगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे डाउट, है ना। अगर आप गलत बनाते हो तो जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और अगर आप कंसेप्चुअल बना रहे हो और सही बना रहे हो तो दैट मीन आपके डाउट क्लियर। सो ड्रॉ करो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये बी ए बी सब नोट कर लो, एंड डायग्राम ए बी इज -74, ठीक है। ये है ए बी है आपके पास है, बी सी आपके पास है, सी बी बी सी बी जीरो है, बी डी सब। एक फ्रेम में नहीं आ रहा तो ये 74, ये आप नोट कर लो, है ना, ए बी, ताकि मैं थोड़ा सा नीचे करके डी बी शो कर दूँ। डी बी इज -2 एंड सी बी इज 0, ठीक है। सी इज सिंपली सपोर्ट। ड्रॉ द होगिंग मूवमेंट डायग्राम देन as well as second movement। नोट कर लिया होगा आपने, तो डायग्राम ड्रॉ करो। के मैट्रिक्स जब बना रहे हो तो प्लीज़ क्लियर रखा करो, जो रिफ्लेक्टेड शेप किस टाइप से बनना है, एंड जो आपको K11 K22 फोर्सेस मेंशन करा था, सबसे पहले कोऑर्डिनेट लोकेट कर दो, 1 ये है, 2 ये है, काफ़ी इजी हो जाएगा चीज़ें, है ना। अगर तुम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा।
और ये फ्रेम वाला जो है वो थर्ड यूनिट में आपका है ना, बट अभी हम वही स्टडी कर रहे थे स्टिफनेस मेथड, ठीक है। बीम सेकंड यूनिट में एंड फ्रेम थर्ड यूनिट में। तो इसमें थर्ड यूनिट ये फ्रेम स्टिफनेस मेथड है। सर थर्ड यूनिट में तो दोनों है ना, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस दोनों है, हाँ उन्हीं पे दोनों, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस है दोनों में, यानी फर्स्ट सेकंड यूनिट में भी फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस मेथड ही, बट सेकंड यूनिट में आपके बीम पर न्यूमेरिकल आई, कंटिन्यूस बीम जो हमने किए हैं अभी तक, है ना। एंड थर्ड यूनिट में दो चीज़ें आपके फ्रेम एंड ट्रस, काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम्स होगी, है ना। तो फ्रेम एंड ट्रस दोनों चीज़ें हैं, और दोनों पे दोनों मेथड है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड। तो ये इजी है फ्रेम वाला इन बाय स्टिफनेस मेथड, तो हम पहले वो करते हैं, फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी पढ़ेंगे। सर हाँ बेटा। मंडे से सर ये P1L की वैल्यू अलग आ रही है सर, 49.5 आ रही है, ये 25.5 नहीं आ रही इस पे। P1L की वैल्यू 100 इंटू 2 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, फॉर्मूले में यही है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है इसमें। 30 यही यूज़ किया है ना आपने, 30 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर बाय 5। यस सर, यस। देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो एक और बार, अगर 29 है तो 29 ही है, क्योंकि फॉर्मूला सही लिखा था इसमें। सर 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू 3 होगा ना इसमें तो शायद। हाँ 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 हाँ, ए बी स्क्वायर 2 स्क्वायर बी, इंटू, ये हाँ बी क्योंकि ए हमने, है, ये बी है, तो दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 होगा। ए बी होता है आपका ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बट यहाँ बी ए कैलकुलेट कर रहे हो, तो दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर। ये क्लियर, ये गलत लिखा था इसमें, ठीक है, तो इसे क्लियर कर लेना है ना, सही कर लेना। उसके बाद शायद 25 हो जाए। मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये क्या करते हैं ना, आपके रिजल्ट सही लाते हैं, क्योंकि रिजल्ट कहीं और से डायरेक्टली मिल जाते हैं, बट जब कैलकुलेशन, क्योंकि कई बुक्स क्या करती है डायरेक्टली P1L P12 दे देंगे, बट ये बीच की कैलकुलेशन है वो नहीं मेंशन करती। तो ये जब कोई दूसरा उससे करता है तो वो क्या करता है अपने हिसाब से कर लेता है, बट रिजल्ट ये फाइनल रिजल्ट सही लेते हैं। भाई अगर इसने किया है और अगर ये 2 इंटू 3 स्क्वायर कर रखा है, तो कैलकुलेशन करके उसका तो 29 आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो कहीं और से कॉपी किया। समझ रहे? चलो कोई नहीं, ये मैनुअल मिस्टेक्स हैं, इन्हें माइंड मत करो। तुम्हें तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बी ए मतलब 3 इंटू 2 यस सर ए बी सही आ रहा है। मतलब ए बी स्क्वायर, है ना। सो रिजल्ट पता नहीं कैसे सही आ जाता है इनके, और न्यूमेरिकल वैल्यूज गलत पुट कर लेते हैं। इट्स ओके, हमें तो मेथड समझना है ना, हमारा टारगेट ये है। अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा तुम लोगों को कि हाँ कर लेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम? स्टार्टिंग में, यस सर। स्टार्टिंग में लग रहा था बिल्कुल, बस अब सभी छोड़ चुके सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट, बट यही कॉन्फिडेंस थोड़े दिन बाद बिल्कुल डगमगा जाएगा, वापस वही हाल होगा जो स्टार्टिंग में था, है ना, जब हम ट्रस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डरना मत, 2 3 न्यूमेरिकल करते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। स्टार्टिंग में K11 समझने में ही आपको 2 3 लेक्चर लग जाएंगे खुद को समझने। समझ रहे, मैं कितनी भी बार बता दूं, लेकिन वो जब लिखोगे खुद से करोगे 2 3 बार, तभी जाके चीज़ें क्लियर। बन गया, डायग्राम बन गया आप लोगों का? यस सर। चलो मैं ड्रॉ यस सर। करता हूँ, आप बताना कुछ गलत हो। ए बी कितना था, 74, देन बी सी हमारा था, बी ए, वैल्यूज बता दो मुझे कोई एक, ताकि मैं ड्रॉ कर सकूँ। 42.33। 42.33, बी और ए बी 74 इधर, 74.88 यस सर। 42 इससे कम होगा, ठीक है, एंड सी 0 है, तो ये क्या होगा, लीनियरली इस टाइप। नेगेटिव पॉजिटिव देख लेना, नेगेटिव पॉजिटिव ये हो गया। देन ये हमारा डायग्राम जो था, इसकी वैल्यूज थी 2 समथिंग, डी बी 2 पॉइंट समथिंग था, और डी डी 4 पॉइंट समथिंग, बट दोनों नेगेटिव है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन।
तो ये तो हो जाएगा हमारा होगिंग मूवमेंट आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है। सर हमने इसमें बीसी की वैल्यू तो ली नहीं, इंक्लूड ही नहीं की। बीसी की करी ना बेटा, ए बी और बी सी, बी सी बी ए जो होगा वही बी सी होगा हमेशा, है ना, बी ए और बी सी सेम ही होगा हमेशा। सर अलग अलग है ना इसमें तो। सॉरी सर वो अनुज अलग का सर अलग, डिस्कनेक्ट हो गया है। बिल्कुल हाँ, अनुज नहीं, इसमें बी सी सही बोल रहे तुम, बी सी अलग आएगा। अनुज दोबारा ज्वाइन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अनुज आ गया, एंटर कर दिया मैंने। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही ठीक बात है है, सर। बी बी ए और बी सी इसमें सेम नहीं होगा क्योंकि तीनों का सम जीरो है, दो नहीं है, यस 3 सर। पॉइंट्स है तो तीनों का सम जीरो होगा बिल्कुल। तो बी सी की वैल्यू जो भी आ रही है कितनी है, 37.37। 37.37, दिस इज 42, तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, यस that is सर। बिल्कुल सही। एंड साइन क्या होंगे, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। फिर हम सेगिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सेगिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होगा, यहाँ पॉइंट लोड है तो ट्राइंगुलर होगा, बट वैल्यूज कितनी होगी, डब्ल्यू एल बाय 8, नहीं डब्ल्यू ए बी बाय एल, सो 100 इंटू 2 इंटू 3 बाय 5 कितना आ रहा है देख लो, दैट इज 100 टू 3 बाय 5 20 120। 120, ठीक है। और ये था 37, यानी इससे ज़्यादा ही होगा, 120 आ रहा है तो ये कुछ इस टाइप से, ये हमारा सेगिंग मूवमेंट डायग्राम है। यहाँ यू डी एल है, यू डी एल में देख लो 30 इंटू 3, तो 30 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, तो आप चेक कर लो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 से 30 इंटू 3 स्क्वायर बाई 8 कितना आ रहा है, ये चेक करो, ये चेक करना होगा, 120 से ज़्यादा है तो हेड यहाँ रहेगा, है ना, 120 से कम है या सर 33.75। 33.75, ओके, तो ये काफ़ी कम ही रहेगा, ये कुछ, ठीक है, तुम उसके रेस्पेक्ट में देखा करो, जैसे ये 33 है, यही होना चाहिए तुम लोगों का हेडर। सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेगिंग मूवमेंट आएगा, और वो हो गया हमारा होगिंग मूवमेंट आएगा। उसके बाद क्या करना होता है, इनको थोड़ा सा आप ये करो, इनको आप शेड कर दो, ठीक है, लाइनिंग वगैरह से किसी भी शो कर दो कि ऐसी शेडेड वाला जो है वो रीजन बेंडिंग मूवमेंट है, बाकी जो रीजन है वो कैंसिल आउट होगा। तो आपको इसमें क्या है, या वैल्यूज दिखाना जरूरी है और साइन दिखाना जरूरी है, ये नेगेटिव है या नेगेटिव मेंशन कर देना। ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है। ये मत सोचना कि इसमें बोला है, पूछा है, नहीं पूछा, बीएमडी बनाने को, एनालाइज ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब है आपको बीएमडी ड्रॉ करना, ठीक है। एसएफडी हम लेके चलते हैं, अगर पूछेगा तो बनाएंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत, बट बीएमडी इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस। जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप जो है तो ड्रॉ द बीएमडी डायग्राम। इज इट क्लियर, हो जाएगा इस टाइप की प्रॉब्लम, यस सर। ओके। इसी में एक और चीज आती है स्क्वेयर एनालिसिस, एंड स्क्वेयर एनालिसिस में क्या होगा, अभी टाइम नहीं है, स्टार्ट नहीं करेंगे, बट थोड़ी सी चीज बता रहा हूँ वो चीज इम्पोर्टेंट है। स्क्वेयर एनालिसिस में क्या होगा, आपने किया है स्क्वेयर एनालिसिस भी, यानी कोई हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है, अगर लेट्स अज्यूम इसमें स्क्वायर पॉसिबल है, दैट मीन कि यार कहीं भी लोड लग रहा है बट स्क्वायर पॉसिबल है, तो स्क्वायर पॉसिबल है तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप अगर मैं ड्रॉ करूँ तो डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा, डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा इसका, कुछ इस टाइप का, यहाँ ये जीरो, ठीक है, और जितना डेल्टा ये डिफ्लेक्ट होगा
उतना ही डेल्टा वो भी रिफ्लेक्ट होगा, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि यार अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो इसमें इसकी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगी? तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगी? एक रोटेशन यहाँ पॉसिबल, एक रोटेशन यहाँ पॉसिबल है, और एक स्लोप, सॉरी एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पॉसिबल, यहाँ पर भी पॉसिबल है, तो दोनों सेम है। ठीक है, हम इसका एक्सियल डिफॉर्मेशन, जो बीम का एक्सियल डिफॉर्मेशन है, उसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं, यानी बीम की जो लेंथ एल है वो हमेशा एल ही रहेगी, एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं होंगे। एक्चुअल केसेस में एक्सियल डिफॉर्मेशन होते हैं बच्चों, बट हम उसे अवॉइड करके चलते हैं। ठीक है, सो एक्सियल डिफॉर्मेशन अवॉइड करने के बाद क्या होगा? डेल्टा, यहाँ डेल्टा आ रहा है, यहाँ पर भी डेल्टा होगा, यानी एक अननोन ये हो गया और दो अननोन हमारे थीटा हो। तो आपको क्या करना होगा? ये एक अननोन को, यानी अगर रिडंडेंट की बात करूँ तो फर्स्ट रिडंडेंट हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, सेकंड रिडंडेंट हमारा स्लोप हो जाएगा, ठीक है, एंड थर्ड रिडंडेंट हमारा सेकंड पॉइंट पे स्लोप हो जाएगी। इसके अलावा भी हो सकता है, बट हाँ स्वे केस में मेनली ये तीन रिडंडेंट हम चूज करते थे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब ये रिडंडेंट चूज करते हैं। यहाँ यहाँ चेंजेस क्या हुआ बच्चों? यहाँ एक डेल्टा आ गया। अभी तक जो हम यूज करते थे 4EI 2EI है ना, के मैट्रिक्स से बनाते थे 4EI बाय 2EI बाय, बट यहाँ डेल्टा आ गया है ना, तो डेल्टा के रेस्पेक्ट में आपके फॉर्मूले चेंजेस हो जाए। डेल्टा के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो डेल्टा की वजह से फोर्सेस जब हम फाइंड आउट करें तो दैट इज इक्वल टू 12EI ओवर एल क्यूब, जो मैंने फर्स्ट डे आपको नोट करवाया था, दैट इज इक्वल टू, यानी यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स असाइन करना है, तो दैट इज 12EI ओवर एल। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, डिस्प्लेसमेंट की वजह से मूवमेंट कितना आएगा, तो दैट इज ऑलवेज 6EI बाय एल स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से मूवमेंट कितना होगा, यानी 1 3, तो 1 3 मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड मूवमेंट, तो दैट इज ऑल्सो 6EI बाय एल स्क्वायर। हमेशा ऐसे चेक करना देखो, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, 1 2, K12 is 6EI by L square, K11 is 12EI over L cube, displacement and force, 1 3 is equals to 6EI by L square, 2 3 मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है ना, 2 3 मूवमेंट मूवमेंट 4EI by L, सॉरी 2 3 2EI by L, 2 2 4EI by L, 3 2 अलग अलग आया के आई जे, 3 2 2EI by L, मूवमेंट मूवमेंट, 3 3 4EI by L। तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो चार प्रॉब्लम आप करके देखोगे ना इस टाइप से, तो फिर आप डायरेक्टली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है कि यार फर्स्ट मेरा लेटरल है, सेकंड रोटेशन हो गया, थर्ड रोटेशन, तो इनका कॉम्बिनेशन K11 क्या होगा, K12 क्या होगा, बस इन्हें देख के ही मैं समझ सकता हूँ कि किस कौन से फॉर्मूले यूज हैं। 1 1 12EI बाय एल क्यूब, 2 2 4EI बाय एल, 3 3 4EI बाय एल, 1 2 6EI बाय एल स्क्वायर। जैसे ही मूवमेंट एंड फोर्स आया 6EI बाय एल स्क्वायर, मूवमेंट मूवमेंट आया, मूवमेंट और अदर मूवमेंट आया तो 2EI बाय एल, मूवमेंट सेम पॉइंट पे आया तो 4EI बाय एल। तीन चार फॉर्मूले जिन्हीं को आपको यूज करना है, बट ये माइंड में सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दो तीन न्यूमेरिकल आप कर लोगे इन चीज़ों को इसी टाइप से लेके, तो फिर क्लियर हो जाए। चेक करेंगे, ठीक है, बाकी कल करते हैं। अभी जिसको जो डाउट्स है वो क्लियर कर लो। एंड ऋषिकेत इज देयर, ऋषिकेत अटेंडेंस मार्क कर देना, फोटो क्लिक करके सेंड कर दो। और बाकी अच्छा भेज ही दी तुम्हें, वेरी गुड। ओके, बाकी मुझे जिसको जो डाउट है बच्चों वो क्लियर कर, और ऐसे जिससे कोई डाउट नहीं है ही और शी कैन लीव द ग्रुप, जिससे जो डाउट लग रहा है, क्योंकि कल यही करेंगे स्वे एनालिसिस। लेटरल वाला, चलो ठीक है, फिर कल ही डिस्कस करते हैं ना, डाउट नहीं है। ओके।